दुनिया से इंटरैक्ट करती है, क्योंकि लिविंग है तो इट इंटरैक्ट्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड, ये बाहरी दुनिया से इंटरैक्ट करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक खास बात बेटा ध्यान रखना, प्रोकैरियोट की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये हूबहू यूकैरियोट के जैसी होती है, इनमें बिल्कुल एक जैसी होती है। तो बैक्टीरिया का कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो बिल्कुल यूकैरियोट के जैसा है, तो कहोगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यूकैरियोट में किस चीज की बनी है, लिपिड और प्रोटीन की, और प्रोकैरियोट में भी बेटा किसकी बनी है, लिपिड और प्रोटीन की। तो इसे कहते हैं लिपोप्रोटीन की बनी है। किसकी बनी है, लिपोप्रोटीन। तो केमिकल नेचर अगर देखें तो ग्लाइकोकैलिस मेनली शुगर का बना है या पॉलीसेकेराइड कह सकते हो, कुछ बैक्टीरिया में अमाइनो एसिड्स की भी हो सकते हैं, सेल वॉल पेप्टाइड और ग्लाइकेन की बनी है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन की बनी है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन की बनी है। तो अब तुमने ये देखा कि हर एक बैक्टीरिया के चारों तरफ एक केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप है। इस सेल एनवेलप में 3 टाइटली बाउंड लेयर्स होती हैं। आउटर मोस्ट में देखें ग्लाइकोकैलिक्स है, फिर सेल वॉल है और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये 3 लेयर तुमने देखे। अब आगे डिटेल हम लोग देखते हैं। इसके बाद हमने सेल्यूलर अपेंडेजेस के बारे में फ्लो चार्ट में तुमको दिखाया था। सेल्यूलर अपेंडेजेस 2 तरह के तुम्हें बताए थे, एक वो अपेंडेजेस जिनके चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और दूसरे वो अपेंडेजेस जिनके चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है। जिनके चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें हमने 2 तुमको बताए, पाइली और फिम्ब्रेई। पाइली और फिम्ब्रेई। पाइली और फिम्ब्रेई जो होते हैं ये बैक्टीरिया के लोकोमोशन में मदद नहीं करते, बैक्टीरिया की मोटिलिटी यानी लोकोमोशन में मदद नहीं करते, इनके दूसरे फंक्शन होते हैं। जबकि फ्लैजेला बैक्टीरिया के लोकोमोशन यानी मोर्टेलिटी में मदद करता है। तो ये अपेंडेजेस देखते हैं। 2 तरह के अपेंडेजेस है, मेम्ब्रेनल और ए मेम्ब्रेनल अपेंडेजेस। सबसे पहले देखते हैं मेम्ब्रेनल अपेंडेजेस। मेम्ब्रेनल अपेंडेजेस में हम देखते हैं 2 तरह के हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर की तरफ है, ये 2 तरह के अपेंडेजेस बनाती है। मेम्ब्रेनल अपेंडेजेस हैं जिनके चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें 2 तरह के हैं। एक कहलाते हैं बेटा पाइली। एक क्या कहलाते हैं, एक कहलाते हैं पाइली, ये है पाइली। एक को पाइलस बोलते हैं और अनेक को पाइली बोलते हैं। ये है पाइली, पाइली या पाइलस। दूसरे कहलाते हैं फिम्ब्रेई, दूसरे कहलाते हैं फिम्ब्रेई, दूसरे है फिम्ब्रेई। अब पाइली की अगर हम बात करते हैं, एक एक करके देखते हैं। पाइली के चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद है, लाल से हमने बना रखी है। ये विशेष प्रकार की प्रोटीन के बने होते हैं, उस विशेष प्रोटीन को कहते हैं पाइलिन प्रोटीन। तो पाइलस यानी पाइली विशेष प्रकार की प्रोटीन के बने हैं, उसे हम बोलते हैं पाइलिन प्रोटीन। पाइली जो होते हैं वो हॉलो होते हैं, अंदर से खोखले होते हैं और ट्यूब जैसे होते हैं, ट्यूबुलर हैं। तो पाइली पाइलिन प्रोटीन के हैं, हॉलो यानी खोखले हैं और ट्यूब जैसे हैं, ट्यूबुलर होते हैं। एक पाइलस कभी कभी ये बड़ा हो जाता है, इसमें से एक पाइलस काफी बड़ा हो जाता है। ये एक पाइलस है, एक पाइलस काफी बड़ा हो जाता है। इस पाइलस को हम लोग कहते हैं एफ पाइलस या ई पाइलस बोलते हैं। इस पाइलस को हम लोग बोलते हैं एफ पाइलस या सेक्स पाइलस। एफ पाइलस या सेक्स पाइलस बोलते हैं। एफ पाइलस या सेक्स पाइलस बोलते हैं, या इसे सेक्स पाइलस बोलते हैं। एफ पाइलस और इसको हम कहते हैं सेक्स पाइलस। ये जो एफ पाइलस है, एफ का मतलब फर्टिलिटी से है, फर्टाइल होता है बैक्टीरिया। तो एफ पाइलस या सेक्स पाइलस, एक पाइलस बड़ा हो जाता है और इसको हम कहते हैं एफ पाइलस या सेक्स पाइलस। ये एफ पाइलस आगे चल करके 2 बैक्टीरिया के बीच में कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाता है। 2 बैक्टीरिया के बीच में क्या बनाता है ये 2 बैक्टीरिया के बीच में कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाता है। ये बनाता है कॉन्जुगेशन ट्यूब।
तो इसका काम होता है कॉन्जुगेशन कराना, यानी इसका काम है दो बैक्टीरिया के बीच में कॉन्जुगेशन कराना। तो इसका फंक्शन क्या हो गया, पाइली या पाइलस यानी सेक्स पाइलस का फंक्शन हो गया दो बैक्टीरिया के बीच में कॉन्जुगेशन कराना। कॉन्जुगेशन को हम लोग मेटिंग भी कहते हैं, मेटिंग। तो इसका काम है मेटिंग, दो बैक्टीरिया के बीच में मेटिंग कराना, संभोग कराना, दो बैक्टीरिया के बीच में मेटिंग कराना। तो ये एफ पाइलस है, सेक्स पाइलस। तो पाइली के देखते हैं, पाइली कैसे अपेंडेजेस हैं, पाइली मेम्ब्रेनल अपेंडेजेस हैं, इनके चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है। ये हॉलो होते हैं या सॉलिड होते हैं, कहोगे हॉलो होते हैं। ये ट्यूब जैसे होते हैं, चारों तरफ होंगे, हमने थोड़े से बना रखे हैं, ये होंगे चारों तरफ बेटा है। ये ट्यूब जैसे होते हैं। एक पाइली या पाइलस बड़ा हो जाता है, इसको बोलते हैं एफ पाइलस या सेक्स पाइलस बोलते हैं। पाइली का काम होता है दो बैक्टीरिया के बीच में कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाना, यानी ये मेटिंग में मदद करते हैं, मेटिंग या कॉन्जुगेशन में हेल्प करते हैं। अब आते हैं दूसरे अपेंडेजेस। दूसरे मेम्ब्रेनल अपेंडेजेस में फिम्ब्रेई है। फिम्ब्रेई हेयर या ब्रिसल लाइक होते हैं, ये बाल जैसे होते हैं। कैसे होते हैं, ये हेयर लाइक होते हैं। फिम्ब्रेई जो होते हैं वो हेयर लाइक होते हैं, बाल जैसे होते हैं। इनका काम होता है सॉलिड सरफेस से बैक्टीरिया को चिपकाना। ये बैक्टीरिया को पानी के अंदर चट्टानों से चिपकाते हैं। मान लो बैक्टीरिया पानी के अंदर है, उसको रॉक से नहीं चट्टानों से चिपकना है, तो वो चट्टानों से रॉक से चिपकेगा। मान लो बैक्टीरिया हमारे पेट के अंदर है, तो हमारे गट से, इंटेस्टाइन वगैरह से चिपकने में मदद करते हैं। तो इसका बेसिक काम हो गया अटैचमेंट, जैसे मिलता जुलता काम स्लाइम लेयर का भी था। तो पाइली सॉरी ये फिम्ब्रेई का मेन काम हो गया तुम्हारा अटैचमेंट। ये सॉलिड सरफेस से बैक्टीरिया को चिपकाने में मदद करते हैं। तो तुमने देखा दो तरह के मेम्ब्रेनल अपेंडेजेस हैं जिनके चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद है। पहले हो गए पाइली और दूसरे हो गए फिम्ब्रेई। पाइली ट्यूब जैसे हैं, फिम्ब्रेई हेयर जैसे होते हैं, बाल जैसे। और कहा जाता है फिम्ब्रेई ये सबसे छोटे अपेंडेजेस हैं, सेल्यूलर अपेंडेजेस। किसी भी सेल से निकलने वाले सबसे छोटे अपेंडेजेस होते हैं ये आपके फिम्ब्रेई। अब देखो कैप्सूल का क्या काम हो गया, कैप्सूल का काम हो गया प्रोटेक्शन, स्लाइम लेयर अटैचमेंट, पाइलस यानी एफ पाइलस का काम हो गया कंजुगेशन यानी मेटिंग, और फिम्ब्रेई का काम क्या हो गया, अटैचमेंट काम हो गया। एक हमने तुमको बताया था ए मेम्ब्रेनल अपेंडेज। बहुत सारे बैक्टीरिया जिनमें ए मेम्ब्रेनल अपेंडेजेस में ए मेम्ब्रेनल अपेंडेजेस पाए जाते हैं, जिनके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, उसमें फ्लैजेला आते हैं। फ्लैजेला ए मेम्ब्रेनल अपेंडेजेस में आते हैं। फ्लैजेला के तीन पार्ट होते हैं, फ्लैजेला के तीन पार्ट होते हैं। जहां से फ्लैजेला निकलते हैं इसको हम बोलते हैं बेसल बॉडी। जहां से फ्लैजेला निकलते हैं इसको हम बोलते हैं बेसल बॉडी। इसके बाद एक हुक जैसा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है, ये हुक लाइक स्ट्रक्चर है, हुक लाइक स्ट्रक्चर है। और तीसरा सबसे बड़ा जो होता है वो फिलामेंट होता है। तीसरा सबसे बड़ा स्ट्रक्चर जो होता है वो फिलामेंट है, वो है फिलामेंट। ये लॉन्गेस्ट पार्ट है, ये फिलामेंट। ये बैक्टीरिया का फ्लैजेला। बैक्टीरिया के फ्लैजेला के चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती बेटा, ए मेम्ब्रेनस है। इसके तीन पार्ट हैं, बेसल बॉडी, हुक लाइक स्ट्रक्चर और फिलामेंट। सबसे लंबा पार्ट कौन सा है, फिलामेंट। बैक्टीरिया का जो फ्लैजेला है ये रोटेटरी मोशन शो करता है, ऐसे ऐसे घूमता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। और इसका काम होता है, फ्लैजेला का फंक्शन क्या है, लोकोमोशन, बैक्टीरिया को मूवमेंट कराने में मदद करते हैं। तो इसका काम हो गया फ्लैजेला का, बैक्टीरिया का काम क्या हो गया, बैक्टीरिया के फ्लैजेला का काम हो गया लोकोमोशन, यानी मोटिलिटी में मदद करते हैं, बैक्टीरिया को मूव कराने में मदद करता है फ्लैजेला। तो दो तरह के अपेंडेजेस देखे तुमने, पाइली और फिम्ब्रेई। इनका काम मोटिलिटी यानी लोकोमोशन में नहीं होता। फ्लैजेला का काम होता है लोकोमोशन में मदद करना। अब देखो अब अंदर जितना भी लिक्विड भरा हुआ है, अंदर जितना भी मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को तुम प्रोटोप्लाज्म कह सकते हो या साइटोप्लाज्म भी कह सकते हो।
तो बैक्टीरिया के अंदर, इसके अंदर जो मैट्रिक्स भरा हुआ है, इस मैट्रिक्स को तुम क्या कह सकते हो? इसको प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म कह सकते हो। ठीक, प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म कह सकते हो। ये अंदर लिक्विड भरा हुआ है। इस साइटोप्लाज्म के अंदर सबसे पहली चीज बैक्टीरिया का डीएनए है। बैक्टीरिया का जो डीएनए है वो 2 धागे का बना होता है। बैक्टीरिया का डीएनए कितने धागे का बना है? 2 धागे का बना है। इन 2 धागों को, इसको बोलते हैं डबल स्ट्रैंडेड। तो बैक्टीरिया का डीएनए है। बैक्टीरिया के डीएनए के लिए खास बातें क्या हो गई? बैक्टीरिया के डीएनए के लिए खास बातें हो गई, ये है डीएनए, ये डबल स्ट्रैंडेड है, 2 धागे का बना है, डबल स्ट्रैंडेड है। इसका कोई सिरा नहीं होता, तो ये सर्कुलर है। कैसा ही है? ये सर्कुलर है, कोई सिरा नहीं होता, 2 धागे का बना है, सर्कुलर है, हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़ा नहीं होता। ये पिछले लेक्चर में हमने बताया था। हिस्टोन की जगह पॉलीअमीन्स हो सकती हैं। तो बैक्टीरिया का डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, सर्कुलर है और विदाउट बेसिक हिस्टोन प्रोटीन। इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती। इसको कई एक नामों से हम लोग जानते हैं, हमने पहले भी बताया था। इसको हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं या जीनोफोर भी कह सकते हैं। इसको हम लोग न्यूक्लियोइड बोलते हैं या जीनोफोर भी कह सकते हैं। इसको न्यूक्लियोइड या जीनोफोर भी कह सकते हैं। न्यूक्लियोइड और जीनोफोर, इसको न्यूक्लियोइड या जीनोफोर भी हम लोग कह सकते हैं। और जीनोफोर, अब देखो, ये जो बैक्टीरिया का डीएनए है, ये जो बैक्टीरिया का डीएनए है डबल स्ट्रैंडेड है, 2 धागे का बना है, सर्कुलर है, इसका कोई सिरा नहीं है। इसको न्यूक्लियोइड या जीनोफोर कहते हैं, या जीनोफोर कहते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर बैक्टीरिया का डीएनए पाया जाता है। डीएनए एक पर्टिकुलर जगह पे पाया जाता है। डीएनए एक पर्टिकुलर जगह पे पाया जाता है। डीएनए एक निश्चित जगह पे पाया जाता है। उस निश्चित जगह को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोइड रीजन। साइटोप्लाज्म में ये निश्चित जगह पे होता है बेटा, ध्यान रखना। उस निश्चित जगह को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोइड रीजन। उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड रीजन। डीएनए के चारों तरफ कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। ये नेकेड है। कैसा है? नेकेड है। चारों तरफ कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। जानते हो बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल में पिछले लेक्चर में बताया, बैक्टीरिया के डीएनए के चारों तरफ कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। साइटोप्लाज्म में एक निश्चित जगह पे पड़ा रहता है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड रीजन कहते हैं। बैक्टीरिया का डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, 2 धागे का बना है, सर्कुलर है, इसका कोई सिरा नहीं होता। इसको हम न्यूक्लियोइड या जीनोफोर के नाम से जानते हैं। और ये जो डीएनए है बेटा, ध्यान रखना, ये एक क्रोमोसोम के इक्विवेलेंट है, एक क्रोमोसोम के बराबर है। तो बैक्टीरिया का डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, सर्कुलर है, न्यूक्लियोइड या जीनोफोर के नाम से जाना जाता है और एक क्रोमोसोम के समतुल्य है, इक्विवेलेंट माना गया है। अब देखो, इसमें बेसिक हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती, ध्यान रखना। पॉलीअमीन्स पाई जाती हैं, वो उससे पॉलीअमीन से जुड़ा रहता है, ये हिस्टोन से जुड़ा नहीं होता। बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं, उनमें इस डीएनए के अलावा भी और डीएनए पाया जाता है, या इस क्रोमोसोम के अलावा भी और डीएनए पाया जाता है। उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल या प्लाज्मिड बोलते हैं। या बोलते हैं प्लाज्मिड। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं या प्लाज्मिड बोलते हैं। ये है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड यूजुअली इस क्रोमोसोम के अतिरिक्त हैं या इस डीएनए के अतिरिक्त हैं, तो इनको बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। प्लाज्मिड कैसे होते हैं? प्लाज्मिड सर्कुलर होते हैं, गोल होते हैं, बिल्कुल इसी की तरह, कोई सिरा नहीं होता। ये भी 2 धागे के बने होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड होते हैं और इनमें भी हिस्टोन नहीं होती, ये हिस्टोन से जुड़े हुए नहीं होते। अब देखो, ये प्लाज्मिड जो हो कितने हो सकते हैं एक सेल के अंदर? एक सेल के अंदर यूजुअली 1 या 2 होते हैं, कुछ ज्यादा भी हो सकते हैं, कुछ ज्यादा भी हो सकते हैं।
अब इस प्लाज्मिड, सारे बैक्टीरिया में प्लाज्मिड नहीं पाए जाते हैं, सारे बैक्टीरिया में प्लाज्मिड नहीं पाए जाते हैं, लेकिन सारे बैक्टीरिया में ये वाला डीएनए पाया जाता है। तो इस डीएनए के ऊपर इसेंशियल जीन्स होते हैं, सारे जरूरी जीन्स इसमें होते हैं। प्लाज्मिड के ऊपर होते हैं नॉन इसेंशियल जीन्स, गैर जरूरी जीन्स पाए जाते हैं प्लाज्मिड के अंदर। प्लाज्मिड के ऊपर जो जीन्स होते हैं उससे बैक्टीरिया को बहुत सारे फायदे मिल सकते हैं, बहुत सारे फायदे मिल सकते हैं। प्लाज्मिड की वजह से बैक्टीरिया को कुछ एडिशनल फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स मिलते हैं, कुछ अतिरिक्त बैक्टीरिया को ताकत मिल जाती है। अगर प्लाज्मिड के ऊपर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, मान लो कोई ऐसा जीन है जो दवा से बचने के लिए है, देखो बैक्टीरिया को मारने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दवाइयां खाते हैं, एंटीबायोटिक्स, लेकिन एंटीबायोटिक्स खाने के बाद बहुत सारे बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक्स से नहीं मरते हैं। क्यों नहीं मर रहे हैं? क्यों? क्योंकि उनके प्लाज्मिड में क्या मौजूद है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। तो प्लाज्मिड की वजह से बैक्टीरिया को कुछ एडिशनल फीचर मिल जाते हैं, बैक्टीरिया को कुछ एडिशनल फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स मिलते हैं, कुछ बैक्टीरिया की ताकत बढ़ जाती है। अगर प्लाज्मिड के ऊपर मान लो कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, तो उस एंटीबायोटिक से वो बैक्टीरिया नहीं मरेगा। तो प्लाज्मिड से फायदा बैक्टीरिया को क्या हो गया, बैक्टीरिया एंटीबायोटिक से बच जाता है, दवाइयों से बच जाता है। दूसरा काम, आजकल बायोटेक्नोलॉजी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग में कर क्या रहे हैं, इस प्लाज्मिड को बाहर निकाल लेते हैं और इस प्लाज्मिड के साथ कोई फॉरेन जीन को जोड़ देते हैं। मान लो प्लाज्मिड को हमने बाहर निकाल लिया और इसके साथ हमने इंसुलिन जीन को जोड़ दिया, तो दो तरह का डीएनए हो गया, इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो प्लाज्मिड को पहले बाहर निकाल लिया, प्लाज्मिड के साथ हमने फॉरेन डीएनए को जोड़ दिया यानी इंसुलिन जीन को जोड़ दिया, जोड़ने के बाद हमने बना लिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, दो तरह का डीएनए आ गया उसमें। अब इस प्लाज्मिड को वापस से बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया जाता है, बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड के साथ साथ इंसुलिन जीन भी पहुंच जाता है और वो बैक्टीरिया, मान लो वो ई कोलाई बैक्टीरिया है, तो ई कोलाई बैक्टीरिया इंसुलिन जीन को अपना ही जीन समझ लेता है, क्योंकि हमारा और बैक्टीरिया का जेनेटिक कोड कैसा है, यूनिवर्सल है, एक जैसा जेनेटिक कोड है। बैक्टीरिया इंसुलिन जीन को अपना ही जीन समझ बैठता है और इंसुलिन बनाने लग जाता है। तो यानी ई कोलाई जो पहले इंसुलिन नहीं बना पा रहा था, जब हमने प्लाज्मिड की मदद से इंसुलिन जीन ई कोलाई के अंदर डाल दिया तो ई कोलाई जो है वो इंसुलिन बनाने लग गया, यानी बैक्टीरिया बदल गया, बैक्टीरिया बदल गया, इंसुलिन बनाने लग गया। तो प्लाज्मिड का एक काम और समझ लेना बेटा, ये बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन में मदद करते हैं, बैक्टीरिया को बदल सकते हैं, बैक्टीरिया के अंदर कोई भी फॉरेन जीन को हम पहुंचा सकते हैं इनकी मदद से। इसीलिए प्लाज्मिड को हम लोग कहते हैं वेक्टर है ये, इनकी मदद से हम किसी फॉरेन डीएनए को बैक्टीरिया के अंदर पहुंचा सकते हैं। तो प्लाज्मिड के होने से बैक्टीरिया को दो इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या मिल गए, अगर इसके पर कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है तो बैक्टीरिया उस दवा से नहीं मरेगा, उस एंटीबायोटिक से नहीं मरेगा। दूसरा, प्लाज्मिड की मदद से हम बैक्टीरिया के अंदर किसी फॉरेन डीएनए को डाल सकते हैं, फॉरेन डीएनए को डालने से क्या होगा, बैक्टीरिया की सेल ट्रांसफॉर्म हो जाती है, बदल जाती है, इंसुलिन बनाने लग जाती है। तो प्लाज्मिड के दो काम बेसिकली जो एनसीईआरटी ने यहाँ पे मेंशन किए हैं, एनसीईआरटी में इसने कहा कि प्लाज्मिड बैक्टीरिया को कुछ एडिशनल फीचर देते हैं जैसे रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, और दूसरा बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन में दे पार्टिसिपेट इन बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये बेटा ध्यान रखना। तो इस डीएनए के अलावा भी डीएनए है बैक्टीरिया के पास, सारे बैक्टीरिया में नहीं होता, बहुत सारे बैक्टीरिया में होता लेकिन सारे में नहीं होता, मैनी बैक्टीरिया में है। तो प्लाज्मिड जो है एक या दो हो सकते हैं, ये डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, सर्कुलर, लेकिन इससे बहुत छोटे होते हैं, 1/100 साइज समझ लो लगभग, इनका 1/100 साइज होता है लगभग, छोटे काफी छोटे होते हैं। ये डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, सर्कुलर होते हैं, स्टोन प्रोटीन से चिपके नहीं होते। दूसरी बात, ये जो प्लाज्मिड होते हैं इनकी संख्या 1 या 2 हो सकती है और ज्यादा भी हो सकते हैं एक सेल के अंदर। इनकी वजह से बैक्टीरिया को दो इंपॉर्टेंट फायदे जो एनसीईआरटी ने बताए, रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स और बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। अब आता है अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है इसके अंदर राइबोसोम है। राइबोसोम जो होते हैं बैक्टीरिया में या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से चिपके हैं, राइबोसोम या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से चिपके हैं, ये है राइबोसोम।
राइबोसोम या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से चिपके हैं, ये राइबोसोम या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से चिपके हैं या साइटोप्लाज्म में पड़े रहते हैं, या साइटोप्लाज्म में पड़े रहते हैं। ये 70S टाइप के होते हैं। कौन से टाइप होते हैं? ये 70S टाइप के होते हैं, छोटे होते हैं। यूकैरियोट्स में 80S मिलता है, यहां पर हमको ये 70S टाइप के दिखते हैं। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन बनाते हैं। इनका बेसिक काम क्या हो गया? प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये हेल्प करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में, इनका काम हो गया प्रोटीन सिंथेसिस। तो राइबोसोम या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से चिपके हुए हैं या साइटोप्लाज्म में पड़े हैं। 70S टाइप के होते हैं, छोटे होते हैं। 70S में दो सब यूनिट होती हैं, 70S में दो सब यूनिट होती हैं, 50S और 30S। बड़ी एक यूनिट होती है 50S, लार्जर सब यूनिट, और छोटी यूनिट होती है 30S। तो 70S में 50S और 30S दो सब यूनिट होती है, 50S लार्जर सब यूनिट और 30S स्मॉलर सब यूनिट कहलाती है। अब देखो, राइबोसोम का बेसिक काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना, प्रोटीन सिंथेसिस करना। ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। कभी कभी ये देखा गया है कि बहुत सारे राइबोसोम आकर के एक ही मैसेंजर आरएनए से चिपक जाते हैं। मान लो ये मैसेंजर आरएनए एक धागे का बना होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, और इसकी पोलैरिटी होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये बैक्टीरिया का मैसेंजर आरएनए है, सपोज करो। तो कभी कभी ये देखा गया कि बहुत सारे राइबोसोम एक एक करके एक ही मैसेंजर आरएनए से आके चिपक जाते हैं। मान लो एक राइबोसोम आकर के यहां चिपका, ये चिपका राइबोसोम, ये चिपकने के बाद इधर मूव करके चला जाएगा, ये इधर आ गया। फिर दूसरा राइबोसोम चिपका, वो मूव करके इधर आ गया, ये इधर आ गया। तीसरा राइबोसोम चिपका यहां पर और वो मूव करके आगे आ गया। राइबोसोम मूव करते हैं मैसेंजर आरएनए के ऊपर ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान राइबोसोम मैसेंजर आरएनए पर चलते हैं। तो तुमने यहां पर एक चीज देखी, एक ही मैसेंजर आरएनए के ऊपर एक एक करके बहुत सारे राइबोसोम चिपक गए हैं। सबसे पहले कौन सा चिपका था? सबसे पहले जो राइबोसोम चिपका था वो ये वाला नंबर 1 हो गया। नंबर 2 पे ये चिपका था, नंबर 2 पे ये हो गया, नंबर 3 पर ये आया, और नंबर 4 पर ये चिपका, नंबर 4 पर ये, लास्ट में ये चिपका। तो एक एक करके ढेर सारे राइबोसोम एक ही मैसेंजर आरएनए से चिपक जाते हैं। चूंकि मैसेंजर आरएनए तो एक ही है, इसका जेनेटिक कोड भी सेम है, सेम मैसेंजर आरएनए होने की वजह से ये सारे राइबोसोम एक ही तरह की प्रोटीन बनाते हैं। चूंकि ये सबसे पहले चिपका था, ये सबसे पहले चिपका था, तो इसकी प्रोटीन सबसे बड़ी होती है। ये नेक्स्ट नंबर पे चिपका था, इसकी प्रोटीन थोड़ी छोटी है, ये उससे छोटी, और ये अभी चिपका है, इसकी प्रोटीन सबसे छोटी है। तो एक ही मैसेंजर आरएनए पर बहुत सारे राइबोसोम एक एक करके चिपक जाते हैं और एक ही प्रोटीन बनाएंगे, सेम प्रोटीन, क्योंकि मैसेंजर आरएनए सेम है और एक मैसेंजर आरएनए पर एक जेनेटिक कोड होता है, उसकी मदद से प्रोटीन बनती है। आगे हम बताएंगे तुम्हें। तो तुमने देखा, अगर मान लो बैक्टीरिया को कोई प्रोटीन चाहिए है, जल्दी जल्दी चाहिए है और ज्यादा मात्रा में चाहिए है, तो एक एक करके ढेर सारे राइबोसोम एक ही मैसेंजर आरएनए पे चिपक जाते हैं। इसे हम पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम कहते हैं। बहुत सारे राइबोसोम हैं, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोम कहते हैं, और पॉलीराइबोसोम, पॉलीसोम कहते हैं या पॉलीराइबोसोम कहते हैं, पॉलीराइबोसोम कहते हैं। ये पॉलीसोम जो मैसेंजर राइबोसोम है, मैसेंजर आरएनए से चिपके हुए ढेर सारे राइबोसोम हैं, ये पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम है। ये मैसेंजर आरएनए को ट्रांसलेट कर देते हैं प्रोटीन में। एनसीईआरटी ने लिखा है पॉलीसोम ट्रांसलेट एमआरएनए इनटू प्रोटीन्स, यानी ये राइबोसोम जो होते हैं पॉलीसोम, ये मैसेंजर आरएनए को प्रोटीन में बदल देते हैं। ये जो व्हाइट कलर से बना ये प्रोटीन है, ये क्या है? ये प्रोटीन यानी पॉलीपेप्टाइड है, ये प्रोटीन है। तो अक्सर ये देखा गया है कि बहुत सारे राइबोसोम एक ही मैसेंजर आरएनए से चिपक जाते हैं और बनाते हैं पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम एमआरएनए को कन्वर्ट कर देते हैं, एमआरएनए को कन्वर्ट कर देते हैं प्रोटीन में, यानी एमआरएनए को ट्रांसलेट कर देते हैं प्रोटीन में। नेक्स्ट, उस फ्लो चार्ट के हिसाब से हम देखते हैं
उस फ्लो चार्ट के हिसाब से हम देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ मुड़ जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ मुड़ जाती है और दो तरह के फोल्ड्स बनाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ मुड़ जाती है, तो मुड़ गई है, और ये दो तरह के फोल्ड्स बना रही है, एक ये है और एक ये है। ये जो वाले फोल्ड हैं, ये जो है, इनको हम कहते हैं मीजोसोम। इनको कहा जाता है मीजोसोम। मीजोसोम जो होते हैं वो सभी बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, सभी प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। इनके तीन कॉमन शेप हैं। इनके तीन कॉमन शेप हैं। तीन कॉमन शेप में या तो ये वेसिकल जैसे होते हैं, जैसे ऐसे हैं, वेसिकुलर हैं, या ये ट्यूब जैसे हो सकते हैं, ट्यूबुलर हैं, या ये लंबे लंबे हो सकते हैं, लैमेलर हैं। तो ये मीजोसोम या तो वेसिकुलर हो सकते हैं, या ट्यूबुलर हो सकते हैं, या लंबे लंबे लैमेलर। हमने जो बनाया ये लैमेलर है। कैसा ये लैमेलर। इसके तीन कॉमन शेप बनाए। अब आता है मीजोसोम के फंक्शन क्या क्या हैं। मीजोसोम के 5 इंपॉर्टेंट फंक्शन एनसीईआरटी ने लिखे हैं। मीजोसोम अक्सर ये देखे गए ये डीएनए से चिपके रहते हैं। ये डीएनए से चिपके, बैक्टीरिया का डीएनए है, तो ये माना जाता है ये डीएनए का रेप्लिकेशन कराते हैं और डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूट करा देते हैं। मान लो भी यहां से यहां बैक्टीरिया एक सेल से 2 सेल बनती है। बैक्टीरिया में ए माइटोसिस होती है। ए माइटोसिस से बैक्टीरिया 1 से 2 सेल बनती है, 2 डॉटर सेल बनती है। तो मीजोसोम क्या करते हैं, ये डीएनए से चिपके हुए हैं, तो ये माना जाता है ये डीएनए का रेप्लिकेशन कराते हैं। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल। डीएनए का रेप्लिकेशन कराते हैं और डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं। तो एक डीएनए से 2 डीएनए बना देंगे, एक डॉटर सेल में चला गया, दूसरा दूसरे डॉटर में सेल में चला गया। पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन देखो इसका, जब बैक्टीरिया एक सेल से 2 सेल बनती है तो बीच में वॉल बना लेते हैं। बीच में वॉल, एक सेल इधर बन गई, एक सेल इधर बन गई, तो ये वॉल फॉर्मेशन करते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के दौरान ये वॉल फॉर्मेशन करते हैं, 2 बैक्टीरिया के बीच में दीवार बना लेते हैं। तो इनका दूसरा काम क्या हो गया, वॉल फॉर्मेशन। तीसरा काम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एंजाइम्स पाए जाते हैं रेस्पायरेशन के या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के। तो बैक्टीरिया के जो एंजाइम्स हैं वो कहां होते हैं, देखो बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया तो होता नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता तो एरोबिक रेस्पायरेशन बैक्टीरिया में कहां होगा, बैक्टीरिया में ऑक्सीश्वसन कहां होगा, इन्हीं मीजोसोम पे होता है। मीजोसोम कह लो, चूंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बने हैं तो इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हो। तो बैक्टीरिया में रेस्पायरेशन कहां होता है, कहोगे मीजोसोम। अगर अब मीजोसोम ऑप्शन में नहीं है तो क्या बोलोगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे होता है, क्योंकि मीजोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फोल्ड हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फोल्ड होते हैं। तो इनका एक नेक्स्ट काम हो गया रेस्पायरेशन। एरोबिक रेस्पायरेशन इस पे चलता है बैक्टीरिया का, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ईटीएस चलता है। तो बैक्टीरिया में एरोबिक रेस्पायरेशन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहां चलता है, कहोगे मीजोसोम पे। बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते, तो दे आर एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया के एनालॉगस हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया, एनालॉगस का मतलब फंक्शन सेम। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है एरोबिक रेस्पायरेशन, मीजोसोम का भी फंक्शन है एरोबिक रेस्पायरेशन में पार्टिसिपेट करना या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भाग लेना। तो इस पे रेस्पायरेटरी चेन एंजाइम्स होते हैं, ध्यान रखना। तो यहां पर एंजाइम्स पाए जाते हैं, एंजाइम्स ऑफ रेस्पायरेशन। तो मीजोसोम पे आपको एंजाइम्स मिलते हैं रेस्पायरेशन के, तो ये रेस्पायरेशन में भाग लेते हैं। तो इनका काम हो गया रेस्पायरेशन में भाग लेना। तो इन पे रेस्पायरेशन के एंजाइम्स होते हैं। अब देखो, तो पहला फंक्शन हो गया, ये डीएनए से चिपके हुए हैं, तो क्या माना गया है, ये डीएनए का रेप्लिकेशन कराते हैं, एक डॉटर सेल में एक, दूसरी में दूसरा। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल। दूसरा, जब सेल डिवीजन होता है, 2 बैक्टीरिया बनते हैं तो बीच में वॉल बनाते हैं, वॉल फॉर्मेशन दूसरा फंक्शन। तीसरा फंक्शन, इस पे एंजाइम्स पाए जाते हैं रेस्पायरेशन के, तो ये रेस्पायरेशन में मदद करते हैं। चूंकि मेम्ब्रेन के बने हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बने हैं, तो मेम्ब्रेन का एक फंक्शन इंपॉर्टेंट है सीक्रीशन, श्रावण करती है मेम्ब्रेन। तो इनका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है सीक्रीशन। तो रेस्पायरेशन के अलावा ये सीक्रीशन में मदद करते हैं, श्रावण भी करते हैं।
ये सिक्रीशन भी करते हैं, रेस्पायरेशन एंड सीक्रीशन, ये सिक्रीशन में भी हेल्प करते हैं। लास्ट फंक्शन क्या है, जो पांचवा फंक्शन एनसीईआरटी ने इसका दिया है कि अंदर के सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। तो अंदर का सरफेस एरिया बढ़ गया ताकि एंजाइम्स अच्छे से काम कर सकें फॉर वेरियस एंजाइम। तो इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया ताकि एंजाइम्स अच्छे से काम कर सकें। तो ये इंक्रीज कर देते हैं, ये इंक्रीज कर देते हैं क्या, सरफेस एरिया, इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। तो मीजोसोम के 5 फंक्शन ध्यान रखना बेटा। ये डीएनए का रेप्लिकेशन कराते हैं और डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं। दूसरा, सेल डिवीजन के बाद ये बीच में वॉल का फॉर्मेशन करते हैं। ये रेस्पायरेशन में मदद करते हैं, ये सिक्रीशन करते हैं चूंकि मेम्ब्रेन के बने हैं, और अंदर के सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं ताकि एंजाइम्स अच्छे से काम कर सकें, ताकि एंजाइम्स अच्छे से काम कर सकें। आखिरी चीज जो प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में पाई जाती है वो है इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज प्रोकैरियोट के साइटोप्लाज्म में जो पाई जाती हैं वो इंक्लूजन बॉडीज हैं। ये है इंक्लूजन बॉडीज, ये साइटोप्लाज्म में पाई जाती है। तो नेक्स्ट चीज जो है वो क्या है, इंक्लूजन बॉडीज। प्रोकैरियोट के साइटोप्लाज्म में इंक्लूजन बॉडीज होती हैं। ये स्पेसिफिक हैं, यूकैरियोट्स में नहीं होती। तो प्रोकैरियोट में स्पेसिफिक बॉडीज पाई जाती हैं साइटोप्लाज्म में, जिनको हम इंक्लूजन बॉडीज कहते हैं। इनके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, ए मेम्ब्रेनस है। कैसी हैं ये ए मेम्ब्रेनस होती हैं। इनका काम क्या होता है, ये तमाम चीजों को जमा करने का काम करती हैं। बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म के अंदर तमाम चीजें इनमें जमा होती हैं। ये फॉस्फेट को जमा कर सकती हैं, ये इंक्लूजन बॉडीज फॉस्फेट को जमा कर देती हैं। जब ये फॉस्फेट को जमा करती हैं तो इन्हें बोलते हैं वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स। क्या बोलते हैं, वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स या मेटाफॉस्फेट ग्रेन्यूल्स। ये साइनोफाइसिन स्टार्च को जमा कर लेती हैं। साइनोफाइसिन स्टार्च का मतलब ये ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर जो रिजर्व फूड है साइनोफाइसिन स्टार्च, उसको जमा कर लेती हैं। ये ग्लाइकोजन को जमा कर ले सकती हैं। ये ग्लाइकोजन, तो ये क्या क्या जमा करती हैं, ये जमा करती हैं फॉस्फेट यानी वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स, ये साइनोफाइसिन स्टार्च ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर उसको जमा कर लेती हैं। ये ग्लाइकोजन को जमा कर सकती हैं, ये आयरन को जमा कर सकती हैं, और ये गैस भी जमा करती हैं। जब ये गैस जमा करती हैं इंक्लूजन बॉडीज, तब इन्हें बोलते हैं गैस वैक्यूल। जब ये गैस जमा करती हैं इन्हें बोलते हैं हम गैस वैक्यूल्स। गैस वैक्यूल में गैस जब भर जाती है तो बैक्टीरिया हल्का हो जाता है और पानी में ऊपर आ जाता है। गैस वैक्यूल कौन से बैक्टीरिया में होती हैं, ये ब्लू ग्रीन और पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाई जाती हैं। गैस वैक्यूल एक तरह की इंक्लूजन बॉडीज हैं जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कह लो और ब्लू ग्रीन एल्गी में पाई जाती हैं, लेकिन एक्वेटिक होना चाहिए, पानी में पाए जाने वाले फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में और ब्लू ग्रीन एल्गी में पाई जाती हैं गैस वैक्यूल, जो एक तरह की इंक्लूजन बॉडीज हैं। तो गैस वैक्यूल एक तरह की इंक्लूजन बॉडीज हैं, एक्वेटिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में पाई जाती हैं। इनमें गैस भर जाती है तो बैक्टीरिया हल्का हो जाता है और पानी में ऊपर आ जाता है। जब गैस कम हो जाती है बैक्टीरिया भारी हो जाता है, बैक्टीरिया नीचे चला जाता है। तो ये बियॉन्सी यानी उछाल में मदद करती हैं। तो इनका काम हो गया बियॉन्सी यानी उछाल में मदद करना। बैक्टीरिया का जो रिजर्व फूड है वो क्या है, वो है PHB, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। वो भी इन्हीं इंक्लूजन बॉडी में जमा होता है। तो बैक्टीरिया का रिजर्व फूड क्या है, PHB, इसको कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। ये बैक्टीरिया का रिजर्व फूड है। ये भी इंक्लूजन बॉडी में जमा होता है। ये भी कहां जमा होता है, ये भी जमा होता है इंक्लूजन बॉडी के अंदर। आजकल इस PHB का इस्तेमाल किया जा रहा है, इस पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, और इसकी मदद से बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाई जा रही है। प्लास्टिक तुम जानते हो नष्ट नहीं होती आसानी से,
लेकिन पीएचबी की मदद से जो प्लास्टिक बनती है वो आसानी से नष्ट हो जाती है, बायोडिग्रेडेबल है, इको फ्रेंडली प्लास्टिक बनती है पीएचबी की मदद से। एक चीज हम बिल्कुल लास्ट में बता रहे हैं तुमको, जो कि सभी बैक्टीरिया में नहीं होती, वो है ये मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन। ये हमने फ्लो चार्ट में तुम्हें बताया है, लेकिन यहां पर अलग से बता रहे तुम्हें। सारे बैक्टीरिया में ये एक्सटेंशन नहीं पाए जाते, ये इनफोल्डिंग्स नहीं होती। इन्हें हम कहते हैं क्रोमेटोफोर्स या कहते हैं फोटोसिंथेटिक लैमेली। ये है क्रोमेटोफोर्स या फोटोसिंथेटिक लैमेली। तो ये वाले जो मेम्ब्रेनल इनवेजिनेशंस हैं, इनफोल्डिंग्स हैं, इनको हम कहते हैं क्रोमेटोफोर्स। क्रोमेटोफोर्स, ये है क्रोमेटोफोर्स, ये जो क्रोमेटोफोर्स है, इन क्रोमेटोफोर्स के ऊपर पिगमेंट पाए जाते हैं, इसके ऊपर पिगमेंट होते हैं। पिगमेंट होने की वजह से ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। किसमें हेल्प करते हैं? पिगमेंट होने की वजह से ये मदद करते हैं किसमें? फोटोसिंथेसिस में। किसमें मदद करते हैं? फोटोसिंथेसिस में। क्रोमेटोफोर यानी फोटोसिंथेटिक लैमेली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मुड़ जाने से बनती हैं। सारे बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाई जाती हैं। ये ब्लू ग्रीन एल्गी में देखने को मिलती हैं या फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में मिलती हैं। तीसरी बात, इनमें पिगमेंट्स पाए जाते हैं जो फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन में भाग लेते हैं। तो इनका काम हो गया क्रोमेटोफोर का फोटोसिंथेसिस में भाग लेना। ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में या ब्लू ग्रीन एल्गी में पाए जाते हैं। इनको फोटोसिंथेटिक लैमेली भी कहा जाता है, फोटोसिंथेटिक लैमेली। तो एक बार पूरी तरीके से फाइनली हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। हर एक बैक्टीरिया के चारों तरफ एक केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप है, एक रासायनिक रूप से जटिल आवरण होता है। इस सेल एनवेलप में 3 टाइटली बाउंड लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी? ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। टाइटली बाउंड होती, फर्मली बाउंड होती हैं। आउटर मोस्ट लेयर है ग्लाइकोकैलिक्स है, फिर सेल वॉल है, फिर क्या है? फिर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जहां तक हम ग्लाइकोकैलिक्स की बात करते हैं, ये डेड लेयर होती है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया में पाई जाती है और ये मेनली शुगर या पॉलीसैकेराइड की बनी होती है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया में अमाइनो एसिड की भी बनी हो सकती है। तो ग्लाइकोकैलिक्स की जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, रासायनिक संरचना और इसकी थिकनेस यानी मोटान, ये भिन्न भिन्न हो सकती, वेरी करती है, लेकिन यूजुअली शुगर की बनी होती है। अगर ग्लाइकोकैलिक्स टफ है, इधर देखते हैं, अगर ग्लाइकोकैलिक्स ढीला ढाला लूज चोले जैसा है, ढीला ढाला, तब इसे स्लाइम लेयर कहते हैं। और स्लाइम लेयर बैक्टीरिया को अटैच करने में मदद करती हैं, चिपकाने में मदद करती है किसी सतह से। अगर ये ग्लाइकोकैलिक्स टफ या रिजिड है, मजबूत है और दृढ़ है, तब इसे कैप्सूल कहते हैं। कैप्सूल बैक्टीरिया को बचाता है, प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, एंटीबायोटिक्स यानी दवाओं से बचाता है और डेसिकेशन बैक्टीरिया को सूखने से बचाता है। अब देखो, हर एक लेयर के अपने अलग अलग फंक्शन होते हैं, हमने बताया था, लेकिन ये तीनों लेयर मिल करके एक सुरक्षात्मक आवरण भी बनाते हैं, ये भी ध्यान रखना। दूसरी लेयर क्या है? दूसरी लेयर है सेल वॉल। सेल वॉल एक डेड लेयर है, ये सेल्यूलोज की नहीं बनी है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी है, या म्यूकोपेप्टाइड कह लो, म्यूरिन कह लो, म्यूको कॉम्प्लेक्स, बहुत सारे नाम, तुम पेप्टाइडोग्लाइकेन ध्यान रखना। सेल वॉल एक डेड लेयर है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी है, बैक्टीरिया को एक निश्चित आकार देती है, एक डेफिनेट शेप देती है और बैक्टीरिया को बस्टिंग और कोलैप्सिंग से बचाती है, फटने से और पिचकने से बचाती है। सेल वॉल के हिसाब से बैक्टीरिया 2 तरह के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ठीक, इसके बाद जो लेयर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है, चयनात्मक झिल्ली है और पहली लिविंग मेम्ब्रेन है, ये पहली जीवित मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जीवित होने की वजह से बैक्टीरिया के बाहरी दुनिया के साथ बैक्टीरिया का इंटरेक्शन कराती है। इट इंटरैक्ट्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड, ये बाहरी दुनिया से इंटरैक्ट करती है। इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसा होता है। ये लिपिड और प्रोटीन की बनी है, लिपोप्रोटीन, और यूकैरियोट में भी किसकी बनी है? लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। अब हमने बताया बैक्टीरिया की सेल के चारों तरफ 2 तरह के अपेंडेजेस होते हैं। एक वो अपेंडेजेस जिनके चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद है, इनको बोलते हैं मेम्ब्रेनल अपेंडेजेस। इनमें पाइली हमने तुमको बताया और फिम्ब्री बताया।
ए मेम्ब्रेनल अपेंडेजेस में जिसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है वो है फ्लैजेला। वो क्या है? वो फ्लैजेला है। पाइली हमने बताया ये हॉलो होते हैं, खोखले होते हैं, ट्यूब जैसे होते हैं। एक पाइलस बड़ा हो जाता है, इसको हम कहते हैं एफ पाइलस या सेक्स पाइलस, जो 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 दो बैक्टीरिया के बीच में कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाता है। ये कॉन्जुगेशन या मेटिंग में मदद करता है। फिम्ब्रेई जो हेयर या ब्रिसल लाइक होते हैं, ये बैक्टीरिया को सॉलिड सरफेस से चिपकाने में मदद करते हैं। तो इनका काम, पाइली का काम हो गया मेटिंग और फिम्ब्रेई का काम हो गया अटैचमेंट। पाइली विशेष प्रोटीन पाइलिन के बने होते हैं, ये भी ध्यान रखना। और फिम्ब्रेई जो होते हैं ये सबसे छोटी भुजाएं सेलुलर अपेंडेजेस होते हैं। अब देखो, ये जो फ्लैजेला है बैक्टीरिया का, इसके 3 पार्ट होते हैं। बेसल बॉडी जहां से निकलता है, और एक मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर हुक लाइक स्ट्रक्चर है, और सबसे बड़ा पार्ट है फिलामेंट। फ्लैजेला का काम होता है लोकोमोशन। फ्लैजेला काम है बैक्टीरिया को मूव कराना या लोकोमोशन कराना। पाइली का काम हो गया तुम्हारा मेटिंग, फिम्ब्रेई का काम हो गया अटैचमेंट, और फ्लैजेला का काम हो गया लोकोमोशन। फ्लैजेला काम हो गया लोकोमोशन। इसके बाद हमने बताया तुमको बैक्टीरिया का जो प्रोटोप्लाज्म है, इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर बैक्टीरिया का डीएनए है, जो कि एक निश्चित जगह पे पाया जाता है। उस निश्चित जगह को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोइड रीजन, और इस बैक्टीरिया के डीएनए को हम न्यूक्लियोइड या जीनोफोर भी कह सकते हैं। ये 2 धागे का बना होता है, डबल स्ट्रैंडेड, इसका कोई सिरा नहीं होता, सर्कुलर, चारों तरफ कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, तो नेकेड है, और हिस्टोन प्रोटीन से चिपका हुआ नहीं होता। इसको एक क्रोमोसोम के बराबर माना गया है। बहुत सारे बैक्टीरिया उसमें इस क्रोमोसोम के अलावा भी जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, इसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड बहुत छोटे होते हैं, ये भी 2 धागे के बने होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, सर्कुलर होते हैं, इनका कोई सिरा नहीं होता, इससे बहुत छोटे होते हैं। प्लाज्मिड जो होते हैं सारे बैक्टीरिया में नहीं होते, ध्यान रखना। इस पे जरूरी जीन्स होते हैं, इसेंशियल जीन्स सारे, और प्लाज्मिड पे होते हैं नॉन इसेंशियल जीन, गैर जरूरी जीन्स होते हैं। प्लाज्मिड पे जो जीन्स पाए जाते हैं उसकी मदद से बैक्टीरिया को कुछ एडिशनल फीचर मिल जाते हैं, कुछ एडिशनल फिनोटाइपिक कैरेक्टर मिलते हैं, जैसे रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। और ये प्लाज्मिड आजकल जेनेटिक इंजीनियरिंग में बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन में मदद कर रहे हैं। इनकी मदद से कोई भी जीन को बैक्टीरिया में पहुंचा करके बैक्टीरिया को बदला जा सकता है, ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। अब इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर नेक्स्ट चीज राइबोसोम। राइबोसोम बैक्टीरिया में या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से चिपके हैं या साइटोप्लाज्म में पड़े हुए हैं। राइबोसोम 70S टाइप के होते हैं, छोटे होते हैं। एक इसमें लार्जर सब यूनिट होती है 50S, और स्मॉलर सब यूनिट होती है ये 30S। राइबोसोम का साइज जो है 15 से 20 नैनोमीटर होता है, ये ध्यान रखना, ये भी एनसीईआरटी में दे रखा है। तो राइबोसोम का जो साइज है वो 15 से 20 नैनोमीटर के बराबर है, जबकि यूकैरियोट के जो राइबोसोम है वो थोड़ा इससे बड़े होते हैं। ये 15 से 20 नैनोमीटर में साइज है, ध्यान रखना। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन बनाना। कभी कभी बैक्टीरिया को बहुत ज्यादा प्रोटीन चाहिए, अधिक मात्रा में प्रोटीन चाहिए है, तो एक एक करके ढेर सारे राइबोसोम एक ही मैसेंजर आरएनए से चिपक जाते हैं, सेम प्रोटीन बनाते हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, इसको बहुत सारे राइबोसोम चूंकि चिपक गए एक मैसेंजर आरएनए से, इसको बोलते हैं पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। पॉलीसोम के अंदर जो राइबोसोम है ये एमआरएनए को ट्रांसलेट कर देते हैं प्रोटीन में, ये ध्यान रखना, एमआरएनए का ट्रांसलेशन करते हैं प्रोटीन में। इसके बाद हमने तुमको बताया प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है। फोल्ड होने के बाद 2 तरह के इनवेजिनेशन से इनफोल्डिंग्स बनाती है। एक कहलाते हैं मीजोसोम और दूसरे कहलाते हैं क्रोमैटोफोर्स। मीजोसोम कई एक शेप हो सकते हैं, ये वेसिकुलर हो सकते हैं, ये ट्यूबुलर हो सकते हैं, या ये लेमेलर हो सकते हैं। यहाँ पे लेमेलर बना है। मीजोसोम के हमने 5 फंक्शन बताए। ये डीएनए से अक्सर चिपके रहते हैं, तो ये डीएनए का रेप्लिकेशन कराते हैं 1 से 2, और डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं। सेल डिवीजन के दौरान बीच में वॉल फॉर्मेशन करते हैं। दूसरा फंक्शन हमने तुम्हें बताया, इनके ऊपर रेस्पायरेशन के एंजाइम्स पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के, तो ये रेस्पायरेशन में मदद करते हैं। चूंकि मेम्ब्रेन के बने हैं तो ये सिक्रीशन भी करते हैं और अंदर की सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं ताकि एंजाइम्स अच्छे से काम कर सकें। दूसरे इनफोल्डिंग से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ इन्हें बोलते हैं क्रोमैटोफोर। क्रोमैटोफोर सारे बैक्टीरिया में नहीं होते हैं, ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में पाए जाते हैं, और इनके ऊपर पाए जाते हैं पिगमेंट्स जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, क्रोमैटोफोर का दूसरा नाम ध्यान रखना, फोटोसिंथेटिक लैमेली भी कहते हैं, फ्लो चार्ट में हमने लिखा हुआ है। नेक्स्ट है जो आखिरी चीज प्रोकैरियोट के साइटोप्लाज्म में पाई जाती है, वो है इंक्लूजन बॉडीज।
इंक्लूजन बॉडीज केवल प्रोकैरियोट के साइटोप्लाज्म में पाई जाती हैं। इनके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, ए मेम्ब्रेनस होती हैं। ये तमाम चीजों को जमा करती हैं। ये फॉस्फेट को जमा कर सकती हैं, साइनोफाइसिन स्टार्च को जमा कर सकती हैं, ये ग्लाइकोजन को जमा कर सकती हैं, ये आयरन को जमा कर सकती हैं, ये बैक्टीरिया का रिजर्व फूड जमा कर सकती हैं। बैक्टीरिया का रिजर्व फूड क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट। ये गैस को जमा कर देती हैं। जब ये गैस को जमा करती तो उन्हें बोलते हैं गैस वैक्यूल। गैस वैक्यूल सारे बैक्टीरिया में नहीं है। एक्वाटिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया यानी पानी में पाए जाने वाले फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में पाई जाती हैं। इनमें गैस भर जाती है जिससे बियोंसी यानी बैक्टीरिया को उछाल मिलती है। आखिरी पॉइंट हमने बताया तुमको आजकल ये पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट, इसकी मदद से बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाई जा रही है। ये बेटा एक प्रोकैरियोटिक सेल को हमने आपको डिटेल में समझाया है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं जरा देखो। इससे आ चुके हैं फिम्ब्रेई। फिम्ब्रेई का क्या काम है? फिम्ब्रेई का काम है अटैचमेंट। ये बैक्टीरिया को सॉलिड सरफेस से अटैच करने में मदद करती है। पाइली यानी सेक्स पाइलस का काम क्या है? कॉन्जुगेशन या मेटिंग। कॉन्जुगेशन या मेटिंग, दो ये क्वेश्चन आए हैं। इसके अलावा पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम भी पूछा जा चुका है। न्यूक्लियोइड और जीनोफोर भी पूछा जा चुका है। प्लाज्मिड के बारे में भी पूछा जा चुका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हर साल इससे कुछ सवाल जरूर आ जाते हैं। तो ये बहुत अच्छे से पढ़ना बेटा, समझ लेना। दिस इज ऑल अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल।